निष्कलंक, बेटा तुम भी चिता में लकड़ी लगाने में मदद करो। दूर खड़ी राधा ने अपने इंजीनियर बेटे अनुज से कहा। देखते देखते चिता भर भरा कर जलने लगी। राधा की आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। माँ इतनी दूर खड़ी हो फिर भी आंखों में धुआं लग गया। अनुज ने सहम कर राधा से पूछा, बेटा यह धुएं के आंसू नहीं है। यह सुनते ही अनुज के दिमाग में यह सवाल कौंध गया कि आखिर माँ ने दिल्ली फोन करके उसे तुरंत हवाई जहाज से आने को क्यों कहा। माँ अब चलो, चिता में आग लग गई, कुछ ही देर में जल जाएगी। राधा यह सुनते ही फपक फपक कर रो पड़ी। अनुज भी गंभीर हो गया। माँ को गले से लगाते हुए उसने पूछा, माँ क्या बात है, कुछ कहो ना। तुमने इतनी दूर से बुला लिया और इस तरह रो रही हो, आखिर क्या बात है। यह कौन है, हमारे परिवार से इनका क्या संबंध है। इससे पहले न तो मैंने कभी इन्हें देखा, न यह हमारे कोई सगे संबंधी है। इतने सारे सवालों को एक साथ सुनकर राधा असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी कहाँ से शुरू करूं। फिर बहाना बनाकर बोली, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं थक गई हूँ। वैसे भी तरीका यही है कि सबके साथ वापस जाना चाहिए। अनुज माँ की बात टाल नहीं पाया। जाने कितने विचार उसके मन में आते रहे कि तब तक सूरज डूब गया और चिता शांत हो गई। तब उसका ध्यान माँ की ओर गया। देखा माँ कितनी निस्तेज सी हो गई है और चिता की ओर टेक-टक देखी जा रही है। कार से घर जाते हुए अनुज एक शब्द भी नहीं बोला। घर पर आकर वह नहाने धोने चला गया और माँ अपने कमरे में चली गई। आधा एक घंटा आराम करने के बाद वह माँ के कमरे में गया। माँ आंखें बंद किए लेटी थी। माँ चाय बनाकर लाऊं? अनुज ने पूछा। राधा को एक झटका सा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे अनुपम ने पूछा हो, राधा चाय पियोगी? बना लाऊं? मेरे हाथ की चाय पियोगी तो लगेगा कि किसी 5 स्टार होटल की चाय पी रही हो। सर रहने भी दीजिए, अब आप हमारे लिए क्या चाय बनाएंगे? क्यों अपने पद की तौहीन कर रहे हैं? यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तब तुम्हारा दिमाग घात चरने चला गया था। अनुपम ने अफसर की तरह धौंस जमाई थी। राधा बोली, अफसरी मत दिखाइए, इतने में तो चाय बन जाएगी। और फिर चाय पीते पीते हंसी मजाक चलता रहा था। अनुज चाय लिए खड़ा था। राधा उसे देखती रही। वही आवाज, वही कद काठी, वही संस्कार। राधा बिस्तर पर लेटे लेटे अपने निर्णय पर गर्व करती रही। बेटा मेरी अलमारी से दवा निकाल ला, बहुत थकान लग रही है, सिरदर्द भी हो रहा है। राधा को अचानक लगा जैसे बहुत सारी समस्याएं और उनके हल एक साथ खड़े हैं। सबकी समस्याएं तो अनुपम भी हल किया करते थे। उनका पेट डायलॉग था, क्या समस्या है? लगता है किसी अफसर ने ठीक से इलाज नहीं किया। मेरे चक्कर में पड़ जाओगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां और समस्याएं ठीक हो जाएगी। सारे विभाग के अधिकारी यह सुनकर दहशत में आ जाते थे और शिकायत करने वाले लोग अनुपम को धन्यवाद देते नहीं थकते थे। राधा भी अपने विभाग की ओर से बैठकों में जाती। कोई संबंध न होने पर भी उसे अनुपम की इन बातों पर और उसे दी जाने वाली दवाइयों पर गर्व होता। जब कभी ऑफिस के चैम्बर में अनुपम बैठक करते और शिकायत करता उसके पास आते तो संबंधित विभाग के कार्यकारी को बुलाकर कसकर डांटते और कर्मचारी जाने के बाद जोर जोर से हंसते। एक बार राधा ने पूछ ही लिया, सर आप ऐसा क्यों करते हैं? अनुपम हंसकर बोले, दिल से नहीं डांटता, दिल से डांटना भी नहीं चाहिए, नहीं तो दिल पर जोर पड़ता है। इसी प्रकार विभिन्न अवसरों पर राधा उनके कमरे में जाती रही। पहले तो कुछ संकोच और डर था, बाद में अनुपम के स्वभाव से परिचित होने पर वह बेधड़क उनके कमरे में जाने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सर दुनिया भर की समस्याएं आप निपटाते रहते हैं, हम लोग भी तो हैं, कभी पूछ ही लिया करिए कि तुम लोगों की कोई समस्या तो नहीं है। इतना कहकर राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। अनुपम की पारखी नजरों से जैसे चेहरा पढ़ लिया हो। तुरंत घंटी बज गई। चपरासी कमरे में आया तो बोले, 2 कप चाय ले आना। फिर राधा को बैठने का इशारा किया और खुद सरकारी काम में जुट गए। राधा एकटक उनके चेहरे और काम करने की तन्मयता को देखती रही। चाय पीते समय वह कुछ नहीं बोली। अनुपम बोले, हाँ तो कहिए आपकी क्या समस्या है? फिर राधा के चेहरे पर घबराहट देखकर वह बोले, अच्छा यह लो हमारा टेलीफोन नंबर, जब कोई परेशानी हो तो निसंकोच बता देना। यह कहकर अनुपम फिर काम में जुट गए। राधा ने कांपते हाथों से पर्ची ली, पर जैसे ही कमरे से बाहर निकली खुशी के मारे उछल पड़ी, जैसे उसने कोई परीक्षा पास कर ली हो।
और एक दिन राधा ने साहस कर अनुपम के घर सुबह सुबह फोन कर ही दिया। डर भी लगा कि उधर से डांट सुनाई पड़ेगी, मगर आश्चर्यजनक रूप से अनुपम ने बड़ी विनम्रता से कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? राधा ने अपने परिचय देते हुए हिम्मत करके घर पर मिलने का समय मांग लिया। अनुपम समय के बहुत पक्के थे। सुबह 8 बजे के बाद किसी से न मिलकर ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर देते थे और 9 बजे तक ऑफिस चले जाते थे। उन्होंने 7 बजे का समय दिया। दस्तक देते ही अनुपम की आवाज सुनाई दी, अंदर आइए, दरवाजा खुला है। राधा घबराते हुए ड्राइंग रूम में बैठ गई। चारों तरफ नजरें दौड़ाई। दीवार पर बच्चों की फोटो थी। एक और फोटो में अनुपम एक महिला के साथ बैठे थे। राधा ने समझ लिया कि यह मैडम ही होगी। अनुपम अंदर आए और बड़े कैजुअल ढंग से पूछा, अब बताइए क्या समस्या है आपकी? और साथ ही सर्वेंट को 2 कप चाय बनाने के लिए कह दिया। सर, मैडम और बच्चे नहीं दिख रहे हैं, साथ नहीं रहते क्या? अरे, इस नौकरी में हम लोगों का कोई पक्का ठिकाना तो है नहीं, परिवार कहाँ रखें? राधा को लगा शायद परिवार के अलग रहने के कारण अनुपम कुछ परेशान है। बात बढ़ाते हुए वह बोली, सर, आप बड़े लकी हैं कि मैडम दूर रहकर भी बच्चों को पाल रही है, और उससे ज्यादा लकी वह खुद है जिन्हें आप जैसा जीवन साथी मिला। यह कहते कहते राधा की आवाज भरभरा गई। क्या हुआ आपको? अनुपम बोले, लीजिए चाय पीजिए, फिर बताइए। सर, आप बाहरी आदमी है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी समस्या आपसे कह सकती हूँ। मेरे पति है, 2 बच्चे हैं, सास ससुर भी है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, पूरा दिन तो अच्छा बीतता है, या यह कहिए कि दिन भर ऑफिस का काम करते करते घर को भूल ही जाती हूँ। जैसे ही घर पहुँचती हूँ सब कुछ बदल जाता है। मेरे पति जो मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे नौकरी कराते हैं, शाम को ताने देते रहते हैं कि मेरे कई लोगों से संबंध है, और जब मैं नौकरी छोड़कर घर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहती हूँ तो गाली देते हैं और कहते हैं कि खाना कहाँ खाऊंगा, भीख मांगूंगा क्या? रोज शाम को शराब पीकर आते हैं और इतनी मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा पहुंचाते हैं कि लगता है कि मैं तो बस एक मशीन हूँ। यह सब एक सांस में बताते बताते राधा फूट फूट कर रोने लगी। अनुपम ने ऐसा माजरा पहली बार देखा था। बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। वे धीरे से उठे और गंभीरता से राधा के सिर पर इस तरह हाथ फेरा जैसे कोई बुजुर्ग दिलासा दे रहा हो। राधा, तुम रो मत, समय है, सब पास हो जाएगा, अच्छे दिन भी आते हैं। फिर राधा अचानक उठी और बोली, सर, आपको देर हो रही होगी, क्षमा कीजिए, आपका समय बर्बाद किया। तो फिर राधा अक्सर अनुपम के घर जाने लगी। समय बिताने के साथ सब ऑडिशन की दूरियां खत्म होती चली गई। अनुपम से मिलने के बाद राधा को घर की तकलीफों का एहसास कम होने लगा। वह इस बात का ध्यान रखने लगी कि किन बातों से अनुपम को खुशी होती है और किन बातों से चिढ़ते हैं। उसने अपना फेवरेट परफ्यूम लगाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि एक बार अनुपम ने यह कह दिया था कि परफ्यूम लगाकर किस किस को परेशान करती हो। अनुपम भी शायद इस दोस्ती से अपने परिवार की कमी कम महसूस करने लगे थे। हंसी हंसी में राधा अनुपम से कह देती, मैडम बहुत सीधी है, यदि मैं आपकी पत्नी होती तो एक पल भी आपको अकेले नहीं रहने देती। आपका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह अंतरंगता बढ़ती गई और एक दिन राधा ने अनुपम से वह कह दिया जो एक शादीशुदा औरत शायद ही कह पाती, सर, मुझे आपसे एक बेटा चाहिए। अनुपम अवाक रह गए। कुछ देर तक वह समझ ही नहीं पाए कि क्या किया जाए। फिर बोले, क्या कहा? सर, मैं चाहती हूँ जो पल भर की खुशी मुझे मिली है वह परमानेंट मेरी हो जाए। मैं आपको मैडम से अलग नहीं करना चाहती। मैं खुद नौकरी करती हूँ, बेटे को पाल लूंगी, कभी उसको यह पता नहीं लगने दूंगी कि उसके पिता कौन है। सर, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसी संपत्ति हो जो मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। लोग कहते हैं कि खून अपना रंग दिखाता है, सो अपने बच्चों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, वह भी शायद बड़े होकर अपनी बीबी को पीटे और माँ को गाली दे, शायद मेरे पति की तरह। अनुपम राधा की नासमझी में कही गई समझदारी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। बोले, कितना पढ़ा है, लगता है जींस इम्पैक्ट पर बड़ी खोज कर चुकी हो। सर, BSc के बाद शादी हो गई और पता नहीं चला कि कब 30 पार कर गई। अनुपम बहुत टेंस थे, शायद बॉस से कुछ कहा सुनी हो गई थी। राधा ने उनके घर पर ही खुद चाय बनाई और चाय देने के बाद उनके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। अनुपम की आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वे बोले, यह अकेलापन बहुत खराब होता है, कोई दर्द बांटने वाला नहीं है। बच्चे होते तो शायद
उनकी हंसी में यह टेंशन भूल जाता। यही सोचते सोचते न जाने कब वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए, सारी नजदीकियां ही मिट गई। फिर दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे, जैसे एक दूसरे से गलती के लिए क्षमा मांग रहे हो। राधा अब अनुपम से कटने लगी थी। वह अक्सर नजर बचाकर निकल जाती। फिर एक दिन अनुपम को पता चला कि राधा अस्पताल गई है। ऑफिस में वह बोलते कम थे, पर सब ऑर्डिनेट से गाड़ी में बातचीत करने पर पता चला कि वह मां बनने वाली है। अनुपम रह रह कर यह आशंका पाल लेते कि कहीं यह उस दिन की गड़बड़ तो नहीं। राधा को भी यह एहसास हो गया कि शायद अनुपम में अपराध बोध है। एक दिन उसने टेलीफोन पर कहा, सर बधाई, आप एक और बच्चे के डैड बनने वाले हैं। एक रिस्पॉन्सिबल डैडी होने के कारण मैं चाहूंगी कि अब आप अपना ट्रांसफर करा ले, जिससे कि आपकी खोई हुई चमक वापस आ जाए। हाँ, टेलीफोन नंबर और पता जरूर दे दीजिएगा। तब से अनुपम से यदा कदा बात होती रही। फोटो पत्र आते और जाते रहे। अनुज पैरों पर खड़ा होकर स्कूल से कॉलेज जाने लगा और फिर उसने इंजीनियरिंग भी कर ली। वह अच्छे जॉब में लग गया। अनुपम बहुत बड़े अधिकारी होकर रिटायर्ड हो गए। राधा ने भी रिटायरमेंट ले लिया। हाँ, अनुपम ने आखिरी बार राधा को यह लिखा था, हालांकि हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, तुम्हारी सेवा भी कर रहा है, फिर भी मैंने सारी बातें तुम्हारी मैडम को बता दी है। उम्र के इस पड़ाव पर मैडम ने इसे भूल मानकर माफ कर दिया है और यह वचन दिया है कि जब कभी राधा को कोई तकलीफ होगी तो वह स्वयं या अपने बच्चों के माध्यम से राधा की मदद करेगी। तुम्हें मैडम ने स्वीकार कर लिया है। अपना ख्याल रखना। और वही खत अनुज अपने हाथों में लिए अपनी माँ के सामने खड़ा था। माँ, वह मेरे डैड थे। अनुज के इस सवाल पर राधा ने अपनी पलकें इस प्रकार झुका ली जैसे उसे यह स्वीकार करते हुए गर्व महसूस हो रहा हो।